हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। जंगल के बीचों बीच बने एक फार्म हाउस में कुछ लोग जाम का लुत्फ उठा इधर से उधर झूम रहे थे। एक उस जाम को अपने होठों में लगाए बोलता है, आज के बाद खान खानदान के सारे चिराग बुझ जाएंगे और खान खानदान एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। उन लोगों की वजह से हमने अपने कितने लोग खोए हैं। बरसों पुराना हमारा काम अब जाकर पूरा होगा। एक आदमी उस जाम को पीते हुए बोलता है, आज बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है अपना। सारे लोग वहां लगे होंगे, कोई अपने कंसाइनमेंट को रोकने वाला नहीं होगा और पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा ही राज होगा। उसके इतना बोलने पर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा हा हा। खान मेंशन। नरेश ने उस झूमर की रस्सी को बहुत ही मजबूती से पकड़ा था, क्योंकि वह झूमर बहुत ही ज्यादा भारी था। हल्का ढील देने पर ही वह सीधा नीचे आ जाता। नरेश उस लड़की को आवाज लगाता है, लेकिन वह लड़की बिल्कुल नहीं रुकती और सीधा वहां से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में म्यूजिक बंद हो जाता है। सब लोग साउंड की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उन सबके मन में यही सवाल था कि यह म्यूजिक किसने बंद किया, लेकिन जवाब किसी के भी पास नहीं था। नरेश ऊपर से चिल्लाते हुए सबको वहां से हट जाने के लिए बोलता है। अब जाकर सबकी नजर ऊपर की तरफ गई थी, जहां नोच के हाथों से खून गिर रहा था। सब लोग जल्दी से वहां से हट जाते हैं और खान ब्रदर्स जल्दी से ऊपर जाते हैं। साथ ही नरेश के हाथों से उस रस्सी को ले लेता है। नरेश के हाथों से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसे उस खून से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कोई दुश्मन यहाँ कैसे आ सकता है। वह उस झूमर को नहीं गिरने देना चाहता था। शाजीम जल्दी से एक रस्सी लेकर आता है और उस रस्सी को झूमर में बंधी रस्सी में अच्छे से बांध देता है और उस रस्सी को वही पिल में बांध देता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। वो झूमर किसी के ऊपर नहीं गिरेगा। नीचे दुआ की आंखों में आंसू थे। नरेश के हाथ से रस रहे खून को देखकर वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और नरेश को नीचे हॉल में रखे सोफे में बैठाकर उसकी ड्रेसिंग करने लगती है। वह नरेश के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, आपको क्या जरूरत थी उस झूमर को कस के पकड़ने की? आप आवाज नहीं लग पा रहे थे हम लोगों को? नहीं, आपको तो बस हीरोगिरी दिखाने आता है। बस जब मौका मिला नहीं कि हीरागिरी दिखाना है। आपको जरा सा भी अंदाजा है मुझे कैसे लग रहा है? वो बस उससे शिकायती की जा रही थी और डेटॉल से उसके हाथ को साफ कर रही थी, जिससे नरेश की हल्की आह निकल जाती है। दुआ उसके हाथ में फूंक मारते हुए हल्के हल्के हाथों से साफ करते हुए घबराहट में बोलती है, दर्द हो रहा है? नरेश अपना सर हाँ में हिला देता है। अच्छा, अब आपको दर्द हो रहा है। जब हीरोगिरी दिखा रहे थे तब आपको दर्द नहीं हो रहा था? वो दोबारा उस पर चिल्लाते हुए बोलती है। मिन्हा जी नरेश से बोलती हैं, बेटा जब सब हट गए थे तो आपको उस रस्सी को छोड़ देना चाहिए था ना? आपने क्यों उस रस्सी को पकड़ के रखा था? देखिए कितना खून बह रहा है आपके हाथ से। नरेश मिन्हा जी और शिमाज खान की तरफ देखते हुए बोलता है, दादी मैं कैसे उस रस्सी को छोड़ देता, कैसे उस झूमर को गिरने दे देता? वह दादू ने कितने प्यार से आपके लिए लगवाया था। मैं उसको ऐसे तो टूटने नहीं दे सकता था ना। और अब तो सब ठीक है, आप सब पार्टी एंजॉय करें। वो सब की तरफ देखते हुए बोलता है, और मैं भी ठीक हूँ। वो दुआ और बाकी घर वालों से बोलता है। दुआ नरेश के हाथों में अच्छे से ड्रेसिंग कर देती है और उससे बोलती है, जेड कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ रहने की, चले जाकर अपने रूम में रेस्ट करें। नरेश दुआ को गले लगाकर बोलता है, उफ़ मेरी प्यारी छोटी बहन, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे हाथ को, बस हल्का सी खरोच तो है, ठीक हो जाएगा जल्दी। अच्छा, ये हल्की सी खरोच है? हल्की सी खरोच से क्या इतना ढेर सारा खून बहता है क्या? कितनी ज्यादा चोट लगी है आपको? दुआ तुरंत बोलती है। अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी, अब मैं ऐसा कोई भी स्टंट नहीं करूंगा, ठीक? आइंदा ख्याल रखूंगा। वो अपने कानों को पकड़ते हुए बोलता है। अब बाकी सब पार्टी में दोबारा से लग जाते हैं। वहीं नरेश की निगाहें उस लड़की को ढूंढने में थी। आपको क्या जरूरत थी उस रस्सी को पकड़ने की? देखिए आपका कितना ज्यादा खून निकल रहा है। अगर आपको कहीं ज्यादा चोट लग जाती या फिर वह लोग आपको कुछ कर देते तो? आपके अंदाज भी है। एक कमरे में एक लड़की अपने सामने बैठी दूसरी लड़की के हाथ में ड्रेसिंग करते हुए बोलती है। वो उसके खून से सने हाथ को अच्छे से साफ करती है और फिर उसके हाथों में ड्रेसिंग करते हुए उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी और वह लड़की बस शांति से उस लड़की की बातें सुन रही थी। उस लड़की के शांत होने पर वह लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है, हो गई ना ड्रेसिंग, अब मैं जाती हूँ।
और तुम भी जाओ। इतना बोलकर वह लड़की जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं नीचे नरेश एक लड़की के पास जाकर बोलता है, मिस क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ। वह लड़की नरेश के इतने चार्मिंग लुक में मार मिटती है और उसके इतने प्यार से पूछने पर वो हाँ बोल देती है और नरेश उसके साथ सेल्फी लेने लगता है, लेकिन उसकी नज़र तो उस लड़की के हाथ में थी। ऐसे ही वह कई सारे लड़कियों के पास जाकर सेल्फी लेता है जिसने ब्लैक कलर की लॉन्ग गाउन पहनी होती है। नॉलेज बस उन्हीं लोगों के पास जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की के हाथ में पड़ती है जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। नरेश उस लड़की के पास जा ही रहा होता है, तभी वह किसी से टकरा जाता है। वह उससे सॉरी बोल आगे बढ़ता है, लेकिन वो लड़की गायब हो जाती है। नरेश खुद से ही बोलता है, फिर गायब हो गए मिस गायब, तुम कब तक गायब होती रहोगी, कभी ना कभी तो मेरे सामने आओगी, मिलेगी तो मुझे, तब मैं तुमसे पूछूंगा। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग खान मेंशन से चले जाते हैं। रमीजा और जैन आज खान मेंशन में ही रुके हुए थे। रात काफी होने की वजह से अदीला जी और जोरिन खान ने उन्हें नहीं जाने दिया था। वहीं दूसरी तरफ दुआ उमर के साथ कार में बैठी हुई थी। बस वह सवालिया नजरों से उमर को देखे जा रही थी। रात के 12 बजे भी उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक हाईवे के पास आकर रुकती है। उमर अपनी जगह से निकलकर दूसरी साइड जाकर दुआ के साइड का गेट खोलता है और बड़े ही प्यार से अपना हाथ आगे करता है। दुआ उसके हाथों में अपना हाथ देकर कार से नीचे उतर आती है। उमर उसे अपने साथ कार के सामने ले आता है और आसमान की तरफ इशारा करता है, जहां आसमान में बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे। उन पटाखे को देखकर दुआ की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह बहुत ज्यादा खुश थी और इसी खुशी में वह कस के उमर को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सुनहरी आंखों वाले शहजादे, आपने मुझे कितना प्यारा सरप्राइज दिया है। अभी असली सरप्राइज तो बाकी है। उमर दुआ के कान में अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोलता है। उसके लब दुआ के कान की लौ को छू रहे थे, जो दुआ की धड़कनों को बढ़ाने के लिए काफी थे। उमर उसे फिर आसमान की तरफ इशारा करता है, जहां पर पटाखे की रोशनी से लिखा था, तुम मेरी जिंदगी का वह अहम हिस्सा हो जिसे खुद ने मेरे हिस्से में नवाजा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम करोगी? क्या तुम मुझे अपने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चों का बाबा बनाओगी? क्या तुम मुझे अपना शौहर बनाओगे, मेरी बेगम बनोगी? दुआ उसके इस तरीके के प्रपोजल से खुश हो जाती है और अपनी गर्दन खुशी से हाँ में हिला देती है। अभी भी आसमान में पटाखे छूट रहे थे। उमर दुआ को उसकी कमर से पकड़कर उसे कार की बोनट में बैठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। दुआ की नज़र उमर की उन चेरी जैसे लबों पर पड़ती है, जिससे उसका गला सूखने लगता है। वो उन लबों में खोई आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और खुद से ही बोलती है, दुआ ये तुम क्या कर रही हो? उमर दुआ के चेहरे को पकड़कर अपने सामने करता है और उसके लबों पर अपने लब रख देता है और बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगता है। उसकी किस बहुत सॉफ्ट थी। दुआ भी उसका साथ देने लगती है, लेकिन उसे किस करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वह बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे पा रही थी। उमर उसके निचले होंठ में हल्का सा वाइट कर दुआ से 1 इंच दूर होते हुए बोलता है, तुम्हें तो किस भी करना नहीं आता, लगता ये भी मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा। दुआ उसकी बात पर मुंह फुलाते हुए बोलती है, हाँ तो हमें नहीं आता तो नहीं आता, जरूरी है कि मुझे सब कुछ आए? बाकी सब तो आता है ना, बस किसी तो नहीं आती है, सीख लेंगे हम। ठीक है अब आप ज्यादा 30 मार खा ना बने, आपको किस करना आता है तो। तभी उमर के फोन में नोटिफिकेशन बीप बजती है। उमर अपना फोन खोलकर देखता है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था। वह दुआ से बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत रात हो गई है, मुझे अभी कुछ काम है। दुआ उसकी बात में नाराजगी जाहिर करते हुए बोलती है, हमें तो लगा था आज पूरी रात हम दोनों साथ में यही इन पटाखे और टूटे तारों को देखेंगे, लेकिन आप तो हमें लेकर जा रहे हैं, प्लीज मत जाए ना, मुझे अभी घर नहीं जाना है। उमर उसकी नाराजगी में बोलता है, नूरुल इन नाराजगी छोड़ो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नहीं तो मैं एक पल के लिए खुद से जुदा ना करूं। यह एक रात क्या, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूं और बहुत जल्द अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दूंगा, प्लीज अभी मुझे काम है, जाने दो। दुआ उसकी बात पर कुछ नहीं बोलती, बस अपने हाथ आगे कर देती है, जिसे समझकर उमर उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता है और वैसे ही बाहों में लिए कर में बैठ जाता है। खान मेंशन में रमीजा छत पर इधर से उधर टहल रही थी। वह खुद से ही बोलती है, ये लड़की कितना वक्त लगाएगी, अभी तक क्यों नहीं आई, मुझे अब टेंशन हो रही है। लेकिन वह तो अपने सुनहरी आंखों वाले के साथ है ना, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। फिर भी मुझे टेंशन हो रही है, अगर घर में किसी को पता चल गया तो।
क्या पता चल गया। पीछे से शादी की आवाज आती है, जो अपने हाथों में 2 मग कॉफी के लिए खड़ा था। रमीजा उसे अपना सेलाइवा निगलते हुए बोलती है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खुद में बड़बड़ा रही थी। और आप ये 2 मग कॉफी लिए कहाँ जा रहे हैं? एक कॉफी आपके लिए और एक कॉफी मेरे लिए, सादी सीधा सा जवाब देता है। कॉफी मेरे लिए? क्या आपको पता था मैं यहाँ हूँ? रमीजा उससे सवाल करती है। शादी मुस्कुराते हुए खुद से ही बोलता है, तुम मेरे दिल को वो टुकड़ा हो, जिसके हर एक पल की खबर रहती है मुझे। जैसे जिस्म को अपने साय की खबर रहती, वैसे ही मुझे तुम्हारी खबर रहती है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? रमीजा दोबारा उससे पूछती है। रमीजा की आवाज से सादी अपने ख्वाबों से बाहर हकीकत में आता है। मैंने आपको ऊपर आते हुए देखा था। मैंने सोचा रात काफी हो गई है और आप जाग रही है, तो क्यों ना आपके लिए कॉफी बना दी जाए। शादी उसकी बात का जवाब देता है। हमेशा सादी को देखते हुए बोलती है, काफी आपने बनाई है? शादी अपना सर हाँ में हिला देता है और पूछता है, क्यों काफी अच्छी नहीं है? अच्छी, बहुत अच्छी कॉफी है। मैंने आज तक इतनी अच्छी कॉफी नहीं पी है। इनफैक्ट मैं बहुत ही काम कॉफी पीती हूँ, लेकिन आपके हाथ की कॉफी इतनी लाजवाब है कि एक ही घूंट में मुझे तो इसकी आदत लग गई। आपके हाथों में तो जड़ी है। शादी उसकी बात में मुस्कुराने लगता है। रमीजा कॉफी पीते हुए बार बार शादी को देख रही थी। शादी उसकी हरकत को अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो उसकी इस हरकत में बोलता है, अच्छा लग रहा हूँ ना, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। रमीजा उसकी बात में हैरत अंदाज में बोलती है, जी, आपको क्या हो गया है? शादी उसके उड़े हुए चेहरे को देखते हुए बोलता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मजाक? यह आप मजाक कर रहे थे? सच में किसी दिन आपके मजाक मुझे हार्ट अटैक ना दे दे। खुदा ना करे, तुम्हें कुछ भी हो। तुम्हारी हर तकलीफ, हर परेशानी को मैं अपने नाम कर लूं। तुम्हारी मौत को भी मैं अपने नाम कर लूं। ऐसा मत बोलो, तुम्हें तरस नहीं आता मेरे ऊपर ऐसा बोलने पर? शादी उसकी बात में बोलता है। रमीजा उसकी मौत वाली बात सुनकर उसके होठों में अपने उंगली रखते हुए बोलती है, खुदा ना करे आपको कुछ हो। आपको कुछ हो गया तो दुआ का क्या होगा? वो टूट जाएगी, वही एक और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और आप ऐसी बात ना बोला करें। तभी उन्हें बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। दुआ गाड़ी से निकल जाती है और गेट बंद कर खिड़की में अपने दोनों हाथ रख अपना सर थोड़ा नीचे कर उमर को देखते हुए बोलती है, अब हम दोबारा कब मिलेंगे बोले? उमर उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा देता है और बोलता है, बहुत जल्द मिलेंगे। और उसकी पेशानी में अपने लब रख शिद्दत से चूमने लगता है। ये वह शख्स है जो कभी ढंग से मुस्कुराता नहीं था और दुआ की हर छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता था। दुआ उसे खुदा हाफिज बोल अंदर की तरफ चली जाती है। उमर बस उसे जाता देखता रहता है, जब तक वह घर के अंदर नहीं चली जाती। दुआ के घर के अंदर जाने के बाद उमर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से फुल स्पीड में चला जाता है। दुआ बहुत खुशी खुशी लहराते झूमते अंदर आ रही थी। तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। दुआ अपना सर टेढ़ा कर अपने हाथ की तरफ देखती है, जिसे रुकैया ने पकड़ा हुआ था। रुकैया उसे खींचकर अपने सामने खड़ा करते हुए बोलती है, आ गई अपने यार के साथ अयाशियां करके? कहाँ गई थी तुम? अपने यार के साथ अयाशियां करने गई थी ना? रात के 3 बजे हैं, इतनी रात के तुम घर आ रही हो? सुबह तो बड़ी शरीफ बन रही थी, जैसे मुझे कुछ आता नहीं है, और अब इतनी रात में अपने यार के साथ अयाशियां करके आ रही हो? जवाब दो, कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? दुआ उनसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, छोड़े हमारा हाथ, हम आपको जवाब दे नहीं है। और आप होती कौन है हमें ये सब बोलने वाली और हमसे सवाल पूछने वाली, जो हम आपको जवाब दे? आपसे हमने सुबह भी बोला था, अब दोबारा बोल रहे हैं, हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। बाबा की इकलौती बहन और दादू की इकलौती बेटी है आप, और मेरे भाइयों की इकलौती फुप्पो है। लेकिन मेरा आपसे कोई भी नाता नहीं है। खाए पिए, सबके साथ प्यार से रहे और यहाँ से दफा हो जाए। मुझसे नाता रिश्ता जोड़ने की गलती ना करे, समझे आप? इतना बोलकर वह उनसे अपना हाथ छुड़ा आगे की तरफ बढ़ जाती है। रुकया उसका हाथ पकड़ अपने सामने करती है और उसके गाल में एक तमाचा जड़ देती है। पूरे हॉल में तमाचे की आवाज गूंज उठती है। दुआ को आया देख शादी और रमीजा नीचे ही आ रहे थे। उनकी नजर दुआ आंखों में पड़ती है, जिससे लबालब अश्क बह रहे थे। और दुआ के चेहरे में दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव थे, लेकिन उसके गुस्से के आगे उसके अश्क बस बहे जा रहे थे। शादी और रमीजा जल्दी से नीचे आते हैं। शादी रुकया को दुआ से दूर कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की और उसे थप्पड़ मारने की? फुप्पो है तो आपको यह हक नहीं कि आप मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाएं।
वही रमीजा ने दुआ को अपने सीने से लगाया हुआ था। इतना शोर शराबा सुनकर अब सारे घर वाले भी नीचे आ गए थे। उनकी नजर दुआ के बहते अश्कों पर पड़ती है। उसके बहते अश्कों को देखकर उसके पांचों भाइयों की आंखें सर्द हो गई थी और उनकी नसें उभर गई थी। शादी रुकया पर चिल्लाते हुए बोलता है, अभी के अभी हमारी बहन से माफी मांगे, नहीं तो अभिषेक से बोलकर आपको इस घर से रफा दफा करवा दूंगा और दोबारा कभी यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलेगी। रुकया शादी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी? शायद तुम भूल रहे हो, ये घर जितना तुम लोग का है उतना ही मेरा भी है, इस पर उतना मेरा भी हक है। शादी उनकी बात पर बोलता है, क्या आपका इस घर पर हक? ये घर पूरा का पूरा दुआ का है, दुआ के नाम है ये घर, और इस घर पे हक भी दुआ का है। दुआ को इस बात पर झटका लगता है। आज जाकर उसे पता चला था, ये खान मेंशन दुआ के नाम है। मीसम दुआ की पीठ सहलाते हुए बोलती है, बच्चा रोना बंद करो, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हारे एक अश्क भी तुम्हारे भाइयों को गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। प्लीज शांत हो जाओ, अश्क बहाना बंद करो। दुआ तो बस रमीजा से चिपक कर अपने अश्कों को बहाए जा रही थी। उसे तो आसपास की खबर ही नहीं थी। अब जाकर उसने अपना चेहरा उठाकर देखा था, जहां सारे घर वाले रुकया को गुस्से में घूर रहे थे। दुआ के भी अब सब्र का बांध टूट गया था। उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं था कोई उसके किरदार पर उंगली उठाए। यहाँ तो रुकया ने उसके किरदार पर उंगली ही नहीं, उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। रुकया दुआ का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बोलती है, ये लड़की अपने यार के साथ याशियां करके इतनी रात के आ रही है, और आप सब मुझे गुस्से में देख रहे हैं। इसे देखने की जगह पूछे इस कहाँ गई थी इतनी रात के, कहाँ से आ रही है? दुआ उनकी बात में बोलती है, आपको सच में लगता है कि मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे मैं कहाँ से आ रही हूँ? उन्हें सब पता है। वो बोलती है, मैं आपके जैसे नहीं हूँ कि घर से बिना बताए गोल हो जाऊं और सुबह के 5 बजे घर आऊं। आपको क्या लगता है मैं इस घर में नहीं थी तो मुझे पता नहीं है आपके बारे में? दुआ खुद में ही सोचती है। बस करो रुकया, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा। तुम शायद भूल रही हो, वो तुम ही थी जो घर में बिना बताए बाहर घूमने जाती थी और हम सब घर में परेशान होते थे। पहले तुम अदीला बेटा को टारगेट करती थी और अब दुआ को। बस कर दो तुम।